हम डिस्कस करेंगे आईजीए नेफ्रोपैथी और बर्जर डिजीज। बर्जर डिजीज को ही आईजीए नेफ्रोपैथी बोलते हैं और ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वर्ल्ड वाइड का। और इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन होता है। जो इम्यून कॉम्प्लेक्स इसमें डिपॉजिट होता है वो होता है आईजीए डिपॉजिट होता है। और कहाँ डिपॉजिट होता है? ग्लोमेरुलर के मेसेंजियम में। तो इसमें जो बेसिकली पेशेंट रहता है वो प्रेजेंट करता है रिकरेंट हेमेचूरिया के साथ, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद होता है। अगर हम बात करें एपिडेमियोलॉजी की, तो ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पूरे वर्ल्ड में। और ये एशियंस और कॉकेशियंस में सबसे ज़्यादा होता है, स्पेशली जो मेल्स होते हैं 15 टू 35 ईयर्स के। मेल टू फीमेल रेशियो 2:1 होता है। और ये अब ज़्यादातर जो है इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन फॉर हेमेचूरिया। आईजीए नेफ्रोपैथी जो होता है बेसिकली इसमें जो रहता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए1 बनने लगता है। अब जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए1 बनता है इसमें गैलेक्टोज नहीं होता है। अब गैलेक्टोज नहीं होता है तो इसके अगेंस्ट में बॉडी ऑटो एंटीबॉडीज बनाती है। और इस एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन ए1 के अगेंस्ट में जो ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं, तो ये दोनों मिलके इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलर के मेसेंजियम में जाके डिपॉजिट हो जाता है। फिर फाइनली जो रहता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसमें एक्टिवेट होता है वो लेक्टिन पाथवे एक्टिवेट होता है। C3 C4 पाथवे वाला नहीं एक्टिवेट होता है। फिर इसमें मेसेंजियम सेल जो रहती हैं वो प्रोलिफरेट करती हैं और ग्लोमेरुलर की इंजरी कॉज कराती हैं। तो ये बेसिकली जो रहता है क्यों होता है? आईजीए कौन बनाता है? आईजीए जो रहता है स्पेशली जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होती हैं वो बनाती हैं। तो जब रेस्पिरेटरी म्यूकोसा का इन्फेक्शन होगा या जीआई का, तो वो आईजीए जो एंटीबॉडीज होती हैं उनका ओवर प्रोडक्शन करती हैं, जिसकी वजह से आईजीए ज़्यादा बनने लगता है और जाके इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाकर किडनी में डिपॉजिट हो जाता है, किडनी के मेसेंजियम में। फिर जो पेशेंट रहता है ये कॉमनली प्रेजेंट करता है माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया से। फिर जब हम उसको इवैल्यूएट करते हैं तो उसमें ये डिटेक्ट होता है। पेशेंट को ग्रॉस हेमेचूरिया भी हो सकता है जो कि रिकरेंट होगा और इन्फेक्शन के बाद होगा। इसमें प्रोटीनूरिया भी मिलता है, लेकिन जो प्रोटीनूरिया रहता है वो लो ग्रेड का होता है, लेस देन 1 ग्राम पर डे। नेफ्रोटिक रेंज नहीं होता है जो कि 3 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। एडवांस जब डिजीज़ प्रोग्रेस करती है एडवांस केसेज़ में पेशेंट को हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है और फाइनली 30% केसेज़ में जाके सीकेडी डेवलप हो जाता है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि इसको स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से अलग बनाता है, वो ये कि जो स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, वो जब स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होता है तो उसके 2 हफ्ते बाद होता है पेशेंट को हेमेचूरिया। जबकि इसके केस में जब पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, तो म्यूकोसा 1 से 2 दिन के अंदर ही एंटीबॉडीज़ बना देती है, तो पेशेंट को हेमेचूरिया विदिन 2 डेज़ होगा। तो हमें क्या याद रखना है कि कोई पेशेंट हिमेचूरिया के साथ आया है, तो हिमेचूरिया के साथ अगर आया है, तो 2 दिन के अंदर ही हो रहा है अगर हिमेचूरिया, तो उसको जो है आईजीए नेफ्रोपैथी है। और अगर उसको 2 वीक्स के बाद हो रहा है, तो उसको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसको। दोनों में ही इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉज़िट होता है। तो पेशेंट का डायग्नोसिस कैसे बनाएँगे? जब हम यूरिन एनालिसिस कराएँगे तो हमें हिमेचूरिया की फाइंडिंग मिलेगी, आरबीसी मिलेगा। पेशेंट को प्रोटीनूरिया हो सकता है जिसके पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन भी कराना चाहिए, क्योंकि 30 से 40% जो पेशेंट होते हैं उसमें ये रीनल फंक्शन डिटेरियोरेट कर जाता है। जब हम कॉम्प्लीमेंट लेवल कराएँगे तो यूजुअली नॉर्मल रहेगा, क्योंकि जो अ, आईजीए नेफ्रोपैथी होता है इसमें अल्टरनेट पाथवे लेप्टिन पाथवे जो होता है वो एक्टिवेट होता है, ना कि C1 या C3 पाथवे। और जब हम सीरोलॉजी करते हैं तो हम उससे क्या होता है दूसरे कॉजेज़ रूल आउट कर सकते हैं, जैसे कि एचआईवी, एससीवी और एसएलई। अब बात करें रीनल बायोप्सी का, तो रीनल बायोप्सी जो टेस्ट होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है और हर बार हमें एक ही चीज़ अलग-अलग जगह दिखेगी। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोपी पे देखेंगे तो हमें मेसेंजियल हाइपरसेलुलैरिटी दिखेगा। अगर हम लोग इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर देखेंगे तो उसमें भी हमें आईजीए डिपॉज़िट मिलेगा मेसेंजियम में। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखेंगे तो उसमें भी हमें डिपॉज़िट मिलेगा मेसेंजियम में। फिर इस जो रहता है इसकी सिवियरिटी को स्कोर करने के लिए ऑक्सफोर्ड क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं मेस्ट
सी। और इसमें जो रहता है सीवियरिटी जो रहता है बढ़ते जाती है, जिसमें एम का मतलब होता है सबसे पहले मेसेंजियल हाइपरसेलुलैरिटी मिलता है। फिर ई का मतलब होता है एंडोकैपिलरी हाइपरसेलुलैरिटी मिलता है। फिर एस का मतलब होता है सेगमेंटल स्क्लेरोसिस हो रहा है। फिर टी का मतलब होता है ट्यूबुलर एट्रोफी या इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो रहा है। और सी का मतलब होता है क्रिसेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस स्कोरिंग में करते क्या है, ये ऑक्सफोर्ड क्लासिफिकेशन होता है। जब मेसेंजियम में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, मेसेंजियम क्या होता है, ग्लोमेरुलस का सेंट्रल पार्ट होता है, तो इसको हम स्कोरिंग करते हैं M1। तो M1 का मतलब होता है कि 50% से जो ज़्यादा ग्लोमेरुलाई है उसमें मेसेंजियम हाइपर सेल्युलैरिटी है। और ये जो होता है इनिशियल साइन होता है आईजीए नेफ्रोपैथी में। फिर एंडोकैपिलरी हाइपरसेलुलैरिटी क्या होता है, इसमें जो होता है नंबर ऑफ सेल्स जो रहते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में वो बढ़ जाते हैं। और इसको स्कोर हम देते हैं E1। तो E1 का स्कोर कब देते हैं, जब एक ग्लोमेरुलस में कम से कम एक ग्लोमेरुलस में अगर जो सेल्स हैं वो बढ़ जाए, नंबर ऑफ सेल्स जो है बढ़ जाए, तो E1 देते हैं। और इसमें इसकी वजह से क्या होता है, अगर एंडोकैपिलरी हाइपरसेलुलैरिटी हो गया है तो प्रोटीनूरिया का रिस्क बढ़ जाता है। फिर आगे बात करें सेगमेंटल स्क्लेरोसिस में, तो ये डिस्क्राइब करता है ग्लोमेरुलाई का एक सेगमेंट जिसमें स्कैरिंग हो गया है, और इसको हम स्कोर देते हैं S1। और कितना भी अगर कितना भी सेगमेंट स्क्लेरोस हुआ हो, हम S1 स्कोर देते हैं, चाहे वो 50% हो, 100%, जितना भी हो हम S1 स्कोर देते हैं। फिर हम बात करें ट्यूबुलर एट्रोफी या इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस का, तो इसमें ये इंडिकेट करता है जो किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं और उसके चारों तरफ जो टिश्यूज होते हैं, जो किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके चारों तरफ टिश्यूज होते हैं, उसमें कितना डैमेज होता है। और इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, T0, T1 और T2। ये डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द कॉर्टिकल एरिया, परसेंटेज ऑफ कॉर्टिकल एरिया कितना डैमेज हुआ है। फिर प्रेजेंस ऑफ क्रिसेंट का मतलब होता है कि क्रिसेंट जो रहते हैं स्ट्रक्चर जो बनते हैं वुमेन्स स्पेस में, जो कि ग्लोमेरुलस के चारों तरफ है, ये स्पेस बनता है proliferation ऑफ सेल्स की वजह से। तो जो ओरिजिनल मेस्ट स्कोर था उसमें जो सी कंपोनेंट था वो बाद में ऐड किया गया था 2017 में, और इसको भी C0, C1 और C2 में ग्रेड करते हैं बेस्ड ऑन द जितना ग्लोमेरुलाई परसेंटेज इन्वॉल्व है या उसमें क्रिसेंट का फॉर्मेशन हो रखा है। तो अब हम बात करें डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, तो हमने बात किया पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, तो इसमें जो रहता है, इसमें अगर पेशेंट को रिसेंटली अगर स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ हो ग्रुप ए, तो ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद इन्फेक्शन के बाद जो रहता है पेशेंट इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और जो इम्यून कॉम्प्लेक्स मेसेंजियम में डिपॉजिट होता है वो आईजीजी और C3 का डिपोजिशन होता है मेसेंजियम में, जिसकी वजह से क्या दिखता है, स्टारी स्काई अपीयरेंस दिखता है। तो स्टारी स्काई पैटर्न दिखेगा, और ये आईजीजी और C3 के डिपोजिशन से होता है। तो इसमें खास बात क्या रहती है कि जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, ये जेनेटिक डिजीज नहीं होता है, ये इन्फेक्शन के बाद होता है। और इसमें जो होता है प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छी होती है, ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा जो चिल्ड्रन होते हैं रिकवर हो जाते हैं। बट एडल्ट के केस में प्रोग्नोसिस उतना फेवरेबल नहीं होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में दिखेंगे तो हमें इसमें हम्प दिखाई देता है, सब एपिथेलियल हम्प, जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वहाँ पे डिपॉजिट देखिएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब बात करें थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन का, तो थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन जो रहता है बेनाइन डिजीज होता है, और ये एक तरीके का ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, और होता क्या है कि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो बना रहता है टाइप 4 कोलेजन का। तो टाइप 4 कोलेजन जो रहता है वो किससे बनता है, एक जीन होता है कोल 4A3, मतलब कोलेजन 4A3, कोलेजन 4A4। तो इससे 2 बीमारी होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है इस बीमारी में, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, इसमें डिफेक्ट आ जाता है टाइप 4 कोलेजन के जीन में। तो इसकी वजह से होता क्या है, ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पतली हो जाती है, तो पेशेंट को माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया होता है, और जो कि बेनाइन होता है और अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हम बात करें
अगले डिजीज की एलपॉट सिंड्रोम। तो एलपॉट सिंड्रोम में भी टाइप 4 कोलेजन का डिफेक्ट होता है, बट इसमें जो रहता है एलपॉट सिंड्रोम की बात करें तो इसमें जो टाइप 4 कोलेजन है तो बट ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जबकि ये मोस्टली एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है। तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है और इसमें किडनी के साथ साथ हियरिंग लॉस भी होती है और आँखों की भी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें जो रहता है, इसमें देखेंगे कि इसमें इम्यून का डिपोज़िशन नहीं होता है। एलपॉट सिंड्रोम में इम्यून का डिपोज़िशन नहीं होगा और पेशेंट को जो रहेगा इसमें भी थिनिंग होगी। तो एलपॉट सिंड्रोम में कहीं-कहीं थिनिंग हो जाएगी, कहीं-कहीं बेसमेंट में पतला हो जाएगा, कहीं-कहीं मोटा हो जाएगा, कहीं-कहीं पतला हो जाएगा, कहीं-कहीं मोटा हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? थिनिंग होगा और स्प्लिटिंग होगा। तो इसको बोलते हैं बास्केट वीव अपीयरेंस। ऐसा लगता है बास्केट सिल दिया है। तो बास्केट वीव अपीयरेंस मिलेगा किसमें? बेसमेंट मेम्ब्रेन में इन केस ऑफ एलपॉट सिंड्रोम। तो जो थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज है और एलपॉट सिंड्रोम है, उन दोनों में हमने देखा कि इम्यून डिपॉजिट नहीं हो रहा है। तो इम्यून डिपॉजिट जो रहता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लूपस और ऊपर जो हम आईजीए नेफ्रोपैथी पढ़ रहे हैं उसमें होगा। लूपस में क्या होगा? लूपस में सोचिए कि बॉडी ने पूरे पत्ते खोल दिए हैं। इसमें क्या हो रहा है? आईजीजी और सी3 के साथ-साथ जो रिमेनिंग एंटीबॉडी है वो सब भी डिपॉजिट हो रही है। रिमेनिंग एंटीबॉडीज़ कौन-कौन सी हैं? आईजीए, आईजीएम, वो सब भी डिपॉजिट हो रही है और ये मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो इसमें जो रहता है पूरा लूपस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये सारी जो डिजीज़ेज़ हैं इसमें हम लोग जो ज़्यादातर जैसे लूपस है, लूपस हो गया, लूपस में हमें इम्यूनोसप्रेशन देना पड़ता है, जबकि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करें तो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। और अगर एलपॉट सिंड्रोम की बात करें तो इसमें क्या होता है, किडनी खराब हो जाती है तो फाइनली जो पेशेंट रहता है उसमें हमें ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो हमारा जो इनिशियल मैनेजमेंट जो रहता है बर्गर डिजीज़ में, उसमें हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए। हमारा जो टारगेट ब्लड प्रेशर है वो 130/80 से कम होना चाहिए। जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है वो होती है एस इन्हिबिटर्स और एआरबीज़, क्योंकि अगर प्रोटीनूरिया अगर 0.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा है तो उसके लिए ये फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। फिर सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए और लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन। हमें इम्यूनोसप्रेशन का यूज़ करना चाहिए। इम्यूनोसप्रेशन में हम क्या यूज़ करेंगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड, माइक्रोफिनोलेट मॉर्फिटिल, साइक्लोफॉस्फामाइड और रिटुक्सीमैब। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कब यूज़ करेंगे? अगर प्रोटीनूरिया 1 ग्राम पर डे से ज़्यादा है, तो हम स्टेरॉइड्स यूज़ करेंगे। माइक्रोफिनोलेट मॉर्फिटिल अगर हम स्टेरॉइड नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसकी जगह माइक्रोफिनोलेट मॉर्फिटिल यूज़ करेंगे। जबकि साइक्लोफॉस्फामाइड जब अगर सीवियर क्रिसेंट्रिक स्टेज में चला गया है आईजीए नेफ्रोपैथी, तो ऐसे केस में साइक्लोफॉस्फामाइड यूज़ करते हैं। जबकि रिटुक्सीमैब जो है अभी इन्वेस्टिगेशनल है। अदर थेरेपी की बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो रहता है, वो प्रोटीनूरिया कम कर सकता है। फिर जो डायबिटिक ड्रग एसजीएल2 इन्हिबिटर्स हैं, वो भी प्रोटीनूरिक सीकेडी में प्रोटेक्टिव होती हैं। फिर जो टॉन्सिलेक्टमी है, जापान में इसका काफ़ी यूज़ होता है, अगर रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होता है टू प्रिवेंट द डिजीज़ प्रोग्रेशन। अब बात करें प्रोग्नोसिस का, तो हैवी प्रोटीनूरिया हो रहा है अगर 1 ग्राम से ज़्यादा है तो ये पुअर प्रोग्नोसिस इंडिकेटर होता है। पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो ये भी वर्स्ट रीनल आउटकम है। अगर रीनल इनसफिशिएंसी है तो प्रेडिक्ट्स फास्टर प्रोग्रेशन। और नेस्ट सी स्कोर जो ऑक्सफोर्ड स्कोरिंग है, ये स्ट्रेटिफाइड रिस्क फॉर ईएसआरडी। तो 40% जो पेशेंट होते हैं प्रोग्रेस कर जाते हैं सीकेडी में 20 सालों में, बाकी सब स्टेबल होते हैं। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे नेस्ट स्कोर, तो इनिशियली आईजीए नेफ्रोपैथी में क्या होगा? मेसेंजियल हाइपरसेलुलैरिटी पहला स्टेज में एम होता है, फिर दूसरे स्टेज में एंडोकैपिलरी हाइपरसेलुलैरिटी, फिर थर्ड स्टेज में सेगमेंटल स्क्लेरोसिस, एक कोई सेगमेंट स्क्लेरोज हो रहा है, फिर फोर्थ स्टेज में ट्यूबुलर एट्रोफी होगा, फिफ्थ स्टेज में क्रिसेंट फॉर्मेशन होगा। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर अगर हम देखें, अगर ओवरऑल डिस्कस करें, तो आईजीए नेफ्रोपैथी जो होता है बेसिकली एक ग्लोमेरुलर डिजीज़ है और ये लीडिंग कॉज़ होता है नॉन मैलिग्नेंट हेमेचूरिया का इन यंग एडल्ट्स और मेजर कॉज़ होता है सीकेडी एंड ईएसआरडी इन वर्ल्ड वाइड। इसकी डायग्नोसिस हम बायोप्सी से कंफर्म करते हैं और ट्रीटमेंट बेसिकली प्रोटीनूरिया, रीनल फंक्शन और हिस्टोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे होता है।